हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कहा मुस्लिमों को कमजोर करने की हो रही है बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां एक बार फिर दोस्तों रोते दिखाई दिए हैं शहबाज शरीफ। और इसी बीच आपको आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर रशिया के शक्तिशाली युद्धपोत मॉस्कोवा को धमाके से उड़ाने के पीछे था इस खतरनाक देश का हाथ। बताएंगे दोस्तों कौन सा देश है वो। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने चुराया रूसी टैंक और साथ में बम और वीडियो शेयर करके कहा थैंक यू रशिया। दिखाएंगे दोस्तों आपको आज की सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां इमरान खान ने खुद को बताया गधा, अब वीडियो हो रहा है वायरल। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर 1947 के हालात को क्यों याद कर रही है महबूबा, कहा ये मोदी और अमित शाह जी की सियासत। बताएंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती का फिर एक बार मोदी जी और अमित शाह जी का राग अलापते हुए दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों ये राज्य जिसके साथ उसकी जीत होगी आसान। बताएंगे दोस्तों कौन से राज्य में है राष्ट्रपति को जिताने की बहुत बड़ी ताकत। और साथ में दोस्तों आपको बताएंगे जहां इस सरकारी बैंक की बंद करनी पड़ेगी 600 ब्रांच, क्या कहीं आपका भी शाखा तो नहीं है इसमें। बताएंगे दोस्तों हर तरह की जानकारी देंगे, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कहा मुस्लिमों को कमजोर करने की हो रही है साजिश। बता दें जम्मू कश्मीर में भारत के परिसीमन कराए जाने पर पाकिस्तान बौखला गया है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब करके परिसीमन पर गहरी नाराजगी दर्ज कराई है दोस्तों। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो भारत के कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि इस परिसीमन आयोग का उद्देश्य कश्मीर में मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित करना और उन्हें कमजोर बना देना है। पाकिस्तान ने कहा है कि यह पूरी रिपोर्ट हास्यास्पद है और कश्मीर के राजनीतिक दलों द्वारा भी इसे खारिज किया जा चुका है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस प्रयास के जरिए 5 अगस्त 2019 को उठाए गए अपने कदम को केवल वैधानिक आधार देना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है दोस्तों कि इस कदम के पीछे भारत की गुप्त योजना छिपी हुई है। भारत ने परिसीमन के नाम पर विधानसभा क्षेत्रों को फिर से रीडिजाइन किया गया है ताकि विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों की बढ़त को कम किया जा सके। पाकिस्तान ने कहा है कि ये भारत के उस दावे को खारिज करता है जिसमें कहा गया था कि परिसीमन को स्थानीय जनसंख्या को सशक्त बनाने के लिए अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को दोस्तों पाकिस्तान सिरे से खारिज करता नजर आ रहा है दोस्तों, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में फिर से एक बार शहबाज शरीफ की बड़ी बौखलाहट दोस्तों जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में भारत सरकार को फिर एक बार कोसने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। ऐसे में परिसीमन आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को लेकर बड़ी मिर्ची लगी है पाकिस्तान को। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। और शहबाज शरीफ को जैसे मिर्ची लगी है दोस्तों, अगर आप मानते हैं दोस्तों कि ये कुछ भी नहीं है, भारत अभी बहुत कुछ कदम उठाने वाला है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों बहनों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे। और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस के शक्तिशाली युद्धपोत मॉस्कोवा को धमाके से उड़ाने के पीछे था इस खतरनाक देश का हाथ। दरअसल अमेरिका ने काला सागर में डूबे रशिया के शक्तिशाली युद्धपोत मॉस्कोवा को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को खुफिया जानकारी दी थी दोस्तों। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में इसका बड़ा जिक्र किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्कोवा 13 अप्रैल को मरम्मत के लिए सेवोस्तोपोल बंदरगाह के अपने रास्ते पर था, तभी आग लगने की वजह से इसमें विस्फोट हुआ और ये दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि वॉशिंगटन और कीव की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता रहा है दोस्तों कि जहाज यूक्रेनी मिसाइल हमलों से नष्ट हुआ है। 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि यूक्रेन के पास पहले से ही मॉस्कोवा युद्धपोत को निशाना बनाने का डेटा मौजूद था और अमेरिका ने केवल इसके सही होने की पुष्टि की थी। हालांकि इस कथित मिसाइल हमले के लिए अमेरिका की तरफ से मिली खुफिया जानकारी की काफी अहमियत थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक ने चुराया रूसी टैंक और बम,
वीडियो शेयर करके कहा थैंक्स रशिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 72 दिनों से युद्ध जारी है दोस्तों। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं दोस्तों, और देश के लोग युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। अब जंग में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस वॉर से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं दोस्तों। हाल के दिनों में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें अमेरिका की टीम ने रशिया के एक टैंक और साथ के साथ उनके कुछ हथियारों को चुरा लिया है दोस्तों। दरअसल रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका की आर्मी के जवानों ने यूक्रेन का साथ देने के लिए इस युद्ध में बतौर वॉलंटियर्स इस युद्ध में हिस्सा लिया है। इसके बीच कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। वायरल हो रहे इस 20 सेकंड के वीडियो में आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक सैनिक रूसी टैंक को चुराने के बाद खुशी महसूस कर रहा है और इसके साथ वो रूसी सैनिकों को शुक्रिया भी बोल रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, लेकिन अमेरिका से ये उम्मीद किसी को नहीं थी दोस्तों कि वो चोरी भी कर सकता है। अपने आप को सुपर पावर देश कहने वाला आज कायर जैसे भी काम कर सकता है दोस्तों। शायद ये किसी को विश्वास ना हो। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर इमरान खान ने खुद को बताया गधा। अब हो रहा है इनका वीडियो वायरल। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब से पद से हटे हैं लगातार विवादों में घिर रहे हैं दोस्तों। कभी वो खुद पर लगे आरोपों के कारण तो कभी अपनी सत्ता गिरने के लिए किसी को आरोपी बताकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान का एक ऐसा वीडियो सामने आया है दोस्तों जिसमें वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही गधा बता रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें क्या है उस वीडियो में। दरअसल इन दिनों इमरान खान मौका मिलते ही शहबाज शरीफ को कोसने लगते हैं दोस्तों। अब एक वीडियो में वो खुद को गधा कह रहे हैं। दरअसल इमरान खान के एक पुराने इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें वो वीडियो में वो जो बात कह रहे हैं उससे सुनकर लोगों को यकीन तक नहीं हो रहा है दोस्तों। इसमें इमरान खान कह रहे हैं कि मैं ब्रिटिश सोसाइटी का हिस्सा भी था, उन्होंने मुझे वेलकम किया। बहुत कम लोगों को ब्रिटिश सोसाइटी इस तरह स्वीकार करती है, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। मैं जो मर्जी कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहता है। इस वीडियो को अब ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक शेयर किया जा रहा है दोस्तों। लोग इमरान खान के इस बयान पर मजे ले रहे हैं दोस्तों। कई लोग कह रहे हैं कि इमरान खान खुद की सच्चाई जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों कि इमरान खान पहली बार ईमानदार लग रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के इस बयान को लेकर? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्या वो अपनी सच्चाई जानते हैं या फिर वो ईमानदार लग रहे हैं दोस्तों? आपको भी बताना मत भूलिएगा। बहुत बड़ी खबर थी। अगली खबर की बात करें, जहां 1947 के हालात को क्यों याद कर रही है महबूबा मुफ्ती। कहा ये शेख अब्दुल्ला नहीं, मोदी शाह की सियासत है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को लेकर दोस्तों पीडीपी व एनसीपी के नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में 1947 वाले हालात हो गए हैं। उन्होंने परिसीमन रिपोर्ट को भाजपा का विस्तार बता दिया है दोस्तों। परिसीमन आयोग की सिफारिश अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की एक बहुत बड़ी कड़ी है दोस्तों। इसका मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे शक्तिहीन किया जाए, ऐसा दोस्तों महबूबा मुफ्ती का कहना है। लेकिन दोस्तों शायद महबूबा मुफ्ती को यह नहीं पता कि ये समय शेख अब्दुल्ला का नहीं, मोदी और अमित शाह जी का है, और जो वो डिसीजन लेंगे वो भारत को मान्य होगा दोस्तों और भारत के हित में होगा। ऐसे में दोस्तों महबूबा मुफ्ती को क्या जवाब मिलना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और उनका रियल घर दोस्तों कहाँ है, भारत में या पाकिस्तान में, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएन महासचिव ने पुतिन और जेलेंस्की से की मुलाकात, तत्काल शांति कायम करने की अपील की। जी हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध को बेशक 2.5 महीनों से भी ज्यादा हो चुके हो, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसे लेकर अब वो कौतूहल ना रहा हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र लगातार इस कोशिश में है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच शांति कायम हो। इसी कोशिश के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मानना है कि दुनिया का भलाई के लिए युद्ध को तत्काल रोका जाना चाहिए। गुटेरेस ने कीव और मास्को के अपने दौरे से लौटकर बताया है कि पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत के दौरान उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात सामने रखी और क्रूर टकराव को रोके जाने की जरूरत बताई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच अगली खबर की बात करें, जहां यूएनएससी में बोले टीएस तिरुमूर्ति जी, कहा युद्ध
से तेल की कीमतें छू रही हैं आसमान। बुका में नागरिकों की हत्या पर स्वतंत्र जांच की मांग। जी हां दोस्तों, यूएनएससी में गुरुवार को भारत के स्थायी राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत में उभरती खाद्य और तेल की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, उन्होंने यूक्रेन पर यूएनएससी में कहा है कि दो देशों के बीच संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डाल रहा है। तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और खाद्यान्न और उर्वरकों की कमी है। इसका वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऊर्जा सुरक्षा समान रूप से गंभीर चिंता है और सभी के प्रयासों के माध्यम से ठीक करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां मुस्लिमों के पवित्र अल-अक्सा मस्जिद में घुसी इजरायली पुलिस। यरूशलेम में भारी तनाव, हमास ने दी बड़ी चेतावनी। बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से विवादित यरूशलेम में एक बार फिर से विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। और इजरायली पुलिस ने गुरुवार को फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए यरूशलेम में मुस्लिमों के पवित्र स्थल में प्रवेश किया है दोस्तों, जिसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं रमजान को देखते हुए यहूदियों की पवित्र को यात्रा को रोक दिया गया था दोस्तों। उसे रमजान खत्म होने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन यरूशलेम में जिस तरह से तनाव है उसे खतरनाक होने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। बात करें अगली खबर की, जहां हिंद प्रशांत में भारत और फ्रांस चीन की दादागिरी से मिलकर निपटेंगे दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मुहिम का अभिन्न हिस्सा बनेगा फ्रांस। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और आतंकवाद की चुनौतियों से भारत फ्रांस एकजुट होकर निपटेंगे। यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच काफी गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई थी दोस्तों। दोनों की बातचीत के बाद बुधवार को जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देश लोकतंत्र को साझा मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी पर सहमति जताई है दोस्तों। दोनों देश एक ऐसे मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में है जहां अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन हो, क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान हो, आवाजाही की आजादी हो और किसी एक पक्ष का दबाव, किसी तरह का तनाव और संघर्ष की गुंजाइश ना हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में अब चाइना की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, और फ्रांस ने भारत को हर संभव मदद का दोस्तों आश्वासन भी दिया। ऐसे में भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए दोस्तों बेटर फ्रेंडशिप विद फ्रांस कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान में तालिबान को पछाड़ पैर जमा रहा है इस्लामिक स्टेट। टॉप अमेरिकी जनरल की चेतावनी क्या कहती है? दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। अगस्त 2021 के बाद से मस्जिदों में हो रहे विस्फोटों ने अब तक कई हजार लोगों की जान ले चुकी है। इन धमाकों के पीछे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। इस बीच अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने चेतावनी दी है कि इस्लामिक स्टेट और दूसरे कई आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इस चेतावनी ने भारत समेत कई एशियाई देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। और ये आतंकी संगठन अफगानिस्तान में उगने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी से अपने समूह के लिए फंड भी जुटा सकते हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर अनुच्छेद 370 का हटना मुसलमानों के मुंह पर बड़ा तमाचा। अलकायदा सरगना ने भारत के खिलाफ फिर से उगला है जहर। जी हां दोस्तों, वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है दोस्तों। जवाहिरी ने कश्मीर पर एक और वीडियो संदेश जारी किया और इस वीडियो में उसने कहा है कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना मुसलमानों के मुंह पर बड़ा तमाचा है। जवाहिरी ने इससे पहले कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी बयान जारी किया था। उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अलकायदा की कमान अयमान अल जवाहिरी के हाथ में है दोस्तों। वर्तमान में ये दुर्दांत आतंकी किसी अज्ञात ठिकाने से अपने समूह का संचालन कर रहा है दोस्तों और वहीं से वीडियो शेयर करके भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है, वो भी भारत के कश्मीर को लेकर दोस्तों। ऐसे में क्या जवाब मिलना चाहिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा आप लोग दोस्तों। और प्लीज वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां श्रीलंका में 1 महीने बाद फिर से बिगड़े हालात। राष्ट्रपति ने आधी रात से आपात
आपातकाल लगाने का किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका एक बार फिर आपातकाल में चला गया है दोस्तों। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात से आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से ही आपातकाल लगाया गया था। तब 4 अप्रैल को देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इस समय श्रीलंका सिर्फ आर्थिक संकट से ही नहीं जूझ रहा है दोस्तों, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आरोप लगाया गया था दोस्तों कि राष्ट्रपति रहते हुए उनकी तरफ से अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं किया गया। अब जो आरोप राष्ट्रपति पर लग रहे हैं दोस्तों कि उनका मुख्य कारण है श्रीलंका की चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई। श्रीलंका में इस समय स्थिति बद से बदतर की ओर जाती दिखाई दे रही है दोस्तों। खराब हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर 30 रुपए अंडे और 380 रुपए के आलू मिल रहे हैं दोस्तों। बढ़ अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। पीएम शहबाज शरीफ संपत्ति और आय की कराएंगे जांच। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दोस्तों। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब इमरान खान की संपत्ति और आय की फोरेंसिक जांच कराने वाले हैं दोस्तों। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के 4 कर्मचारियों के बैंक खाते का डिटेल लेने का भी फैसला किया है, जिनकी पहचान ताहिर इकबाल, मोहम्मद नोमान, अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तौर पर की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दोस्तों आखिर यहूदियों पर रशिया ने ऐसा क्या कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन को अब मांगनी पड़ी माफी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा यहूदियों को लेकर अपमानजनक कमेंट्स किए जाने के बाद इजराइल और रशिया के बीच संबंध बिगड़ रहे थे। हालांकि अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट से मामले को लेकर माफी मांगी है दोस्तों। आपको बता दें कि लावरोव ने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को लेकर कहा था कि उसके अंदर यहूदी खून था। रशिया के इसी बयान से इजराइल भड़क गया था। जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट बताती है कि लावरोव के इस समय विवादास्पद कमेंट के बाद रशिया ने इजराइल से माफी मांग ली है। हालांकि रूसी स्टेटमेंट में माफी का कोई जिक्र नहीं था। एक इजरायली बयान में ये भी कहा गया है दोस्तों कि पुतिन और बेनेट ने 5 मई को कॉल पर बातचीत की और दक्षिणी यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल में घिरे स्टील प्लांट से नागरिकों को निकालने की योजना पर भी चर्चा की। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका से डरा है ये पड़ोसी देश। कहा पुतिन से दोस्ती लेकिन बर्बादी नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई इस जंग अभी तक जारी है दोस्तों, और 2 महीने से अधिक समय से जारी इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया है दोस्तों। कई शहर तबाह हो चुके हैं, इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, गलियां वीरान हो चुकी हैं। हालांकि दोस्तों इन सभी के बीच इलाके खाली हो चुके हैं, लोग अपनी जान बचाकर जहां तहां छिपे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस बात का लगातार सामना करना पड़ रहा है दोस्तों कि आखिर वो परमाणु हमला तो नहीं, कभी रशिया को परमाणु हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला बेलारूस आज अब खुद इस बात से डरा हुआ है कि कहीं रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। बेलारूस की ओर से कहा गया है कि हम किसी भी युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। जी हाँ दोस्तों, लुकाशेंको ने कहा है कि परमाणु हथियारों का उपयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि रूस हमारे ठीक बगल में है, हम अमेरिका की तरह समुद्र के पार नहीं है। अगर परमाणु हमला होता है तो इसका हम पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, ये हमें बर्बाद कर सकता है। साथ ही कहा है दोस्तों कि रशिया परमाणु हमला करेगा या नहीं इसके बारे में पुतिन ही बता सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव में बिहार जिसके साथ उसकी जीत हो जाएगी आसान। क्या है पूरे आंकड़े हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी है तो राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। स्वतंत्रता के समय से ही बिहार इस महत्वपूर्ण पद के फोकस में रहा है दोस्तों, इस बार भी अलग नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के समीकरण में अगर कोई फेरबदल नहीं होता है और वर्तमान स्थिति में ही मतदान प्रक्रिया संपन्न होती है तो राष्ट्रपति चुनाव में बिहार से सत्ता पक्ष को निर्णायक बढ़त मिल सकती है दोस्तों। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को हम सीधे पसंद नापसंद नहीं करते दोस्तों, चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट डाल सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आबादी के मुताबिक जनप्रतिनिधियों के वीटो की कीमत तय होती है दोस्तों। इस लिहाज से बिहार के पास
पास राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा तीनों कुल मिलाकर 81,687 मूल्य के मत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से राज्यसभा की 2 सीटें अभी रिक्त हैं। इस हिसाब से कुल 38,232 वोट हुए हैं दोस्तों। किसके पास कितने मत है दोस्तों, हमने आपको दिखा दिया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जिसके साथ बिहार होगा राष्ट्रपति चुनाव में, उसकी जीत हो जाएगी बेहद आसान। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मतुआ समुदाय है नाराज, बंगाल बीजेपी में है हताशा। क्या अमित शाह जी का CAA बयान करेगा बूस्ट? आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बंगाल दौरे में ऐलान किया है कि कोरोना खत्म होते ही देश में नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह का इस वक्त दिए बयान के राजनीतिक मायने काफी अहम है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि मतुआ समुदाय CAA लागू करने में देरी को लेकर बीजेपी से नाराज चल रही है। बंगाल में पार्टी हताश और पार्टी नेताओं की बूस्टर डोज की जरूरत है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के 1 साल पूरे होने पर CAA को लेकर बयान दिया था। वो CAA और NRC का विरोध करना जारी रखेंगे और दोहराया है कि नागरिकता का मुद्दा जनता को बेवकूफ बनाने की भाजपा की चाल थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी के CAA बयान को लेकर दोस्तों क्या भाजपा को बड़ी बूस्ट मिलेगी? आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और आपको बता दें, अमित शाह जी ने कहा CAA लागू होकर ही रहेगा, तो नीतीश कुमार ने दिया ये जवाब। दरअसल देश में CAA बोले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू करने वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ऐलान किया था कि देश में कोरोना समाप्त होने के बाद CAA कानून को लागू किया जाएगा। अमित शाह जी के इस बयान पर जब मीडिया ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है और उन्हें ज्यादा चिंता ये है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग नीतीश कुमार के इस बयान का क्या मायने निकाल रहे हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम, वीडियोग्राफी के खिलाफ सड़क पर बड़ा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंच गई है। टीम के पहुंचने से पहले सड़क पर हंगामा और नारेबाजी होती दिखाई दी। एक पक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी के बाद दूसरी पक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने किसी तरह दोनों तरफ के लोगों को समझाया और सड़क से गलियों की ओर भगाया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आजम खान की जमानत पर फैसले में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा न्याय का मजाक हो गया। जी हाँ दोस्तों, आजम खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार यानी 11 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस L नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच को अधिवक्ता ने बताया कि आजम खान की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज की तारीख तक फैसला नहीं सुनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च अदालत ने इसे न्याय का मजाक बताया और कहा कि बुधवार को खुद इस मामले की सुनवाई कोर्ट करेगा। बहुत बड़ी खबर। अगली खबर की बात करें, जहां इस सरकारी बैंक की बंद करनी पड़ेगी 600 ब्रांच। आपका किस शाखा में है खाता? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी खाता पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए है दोस्तों। दरअसल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए बैंक की तरफ से बड़ी संख्या में शाखाओं को बंद करने का प्लान कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बैंक 2023 तक देश भर में मौजूद अपनी करीब 600 शाखाओं को बंद करने या नुकसान में चल रही ब्रांच का विलय बोले तो मर्ज करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की देश भर में 4,594 शाखाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि साल 2017 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों को RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोले तो PCA लिस्ट में डाला गया था और इस लिस्ट में खराब वित्तीय हालत से गुजरने वाले बैंकों को डाला जाता है। ऐसे में कहीं आपका भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आप खाता तो नहीं, यानी कि उस बैंक के इन शाखाओं में खाता तो नहीं है दोस्तों जो बंद होने वाले हैं। ऐसे में जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।